स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात करेंगे कक्षा 12 के अध्याय 8 पर विद्युत चुंबकीय तरंगे। आइए बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे विस्थापन धारा के बारे में। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? जैसा कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा है विद्युत धारा के बारे में, और विद्युत धारा के बारे में हम जानते हैं कि जब किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाहित होता है तो हम कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात एकांक समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के दो प्रकार हमने पढ़े थे, एक दिष्ट धारा और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। यदि धारा का मान तथा दिशा अपरिवर्तित रहते हैं तो इस प्रकार की विद्युत धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, पर यदि धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, मान भी बदलता है, तो इस प्रकार की विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसके बाद हमने बात किया था धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, माने कि ये एक चालक है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। माने कि एक बिंदु P है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए एम्पियर ने एक नियम दिया जिसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम के नाम से जानते हैं। वो नियम क्या कहता है? वो नियम कहता है कि यदि हम यहाँ पर एक क्लोज लूप बना लें, बंद इस प्रकार से पथ बना लें इस चालक के चारों ओर, जैसे अगर चालक है तो इसके चारों ओर इस प्रकार से हमने एक क्लोज लूप का निर्माण कर लिया, जिसके केंद्र से या मध्य से या उसके अंदर से यह चालक गुजरता है। तो इस लूप में से गुजरने वाली विद्युत धारा का मान माना कि I है। इस लूप के ऊपर स्थित इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो एम्पियर ने परिपथीय नियम दिया। उन्होंने कहा कि B डॉट dl, यदि एक बंद परिपथ के लिए बात किया जाए तो इसका मान μ0 I की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। यह हम जानते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। यहां तक तो बात समझ में आती है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। माना कि हमने इस चालक से एक संधारित्र को जोड़ा हुआ है। यह एक संधारित्र है। संधारित्र के बारे में हमने प्रथम इकाई के अंदर बात किया था। कुछ युक्तियां ऐसी होती हैं जो विद्युत आवेश का संग्रहण करती हैं, अर्थात जिस पर हम विद्युत ऊर्जा को एकत्रित कर सकते हैं। ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। तो यह एक संधारित्र है। संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो इसके ऊपर आवेश उत्पन्न होता है। इस प्लेट पर धन आवेश और इस प्लेट पर ऋण आवेश प्रेरित होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं एक बिंदु यहां कंसीडर करता हूं, इस बिंदु को हम P1 नाम दे देते हैं, इस बिंदु को P2 नाम दे देते हैं, तो इस बिंदु से संबंधित विद्युत धारा को भी हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इस बिंदु से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र को भी हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया जा सकता है। पर समस्या यह आती है कि विद्युत धारा तब प्रवाहित होती है जब परिपथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ हो। अब ये दोनों प्लेटों के बीच में कुचालक माध्यम है, चाहे वो वायु है या कोई परावैद्युत माध्यम है। संधारित्र की दोनों प्लेटें पृथक्कृत होती हैं, तो विद्युत धारा यहां से यहां कैसे आ गई? क्या यहां पर विद्युत धारा टूट गई? तो एक समस्या पैदा होगी। दूसरा यह है कि यदि हम इस स्थान पर कोई एक बिंदु कंसीडर कर लें P3 और यहां पर हम एक लूप का निर्माण करें, तो कि इस नियम से देखा जाए तो यहां कोई विद्युत धारा नहीं है, तो इस कारण से P3 पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि यहां तो आपको चित्र में काफी दूर नजर आ रहे हैं, पर यदि हम P1 को बिल्कुल प्लेट के पास ले आए और P3 को भी प्लेट के बिल्कुल पास में लेकर आ जाए, तो P1 और P3 बहुत नजदीक होने के बावजूद भी क्या एकदम से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है और इसके बिल्कुल प्लेट के इस सिरे पर, इस छोर पर, इस पृष्ठ पर या इस पृष्ठ के बिल्कुल नजदीक चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया?
तो ये एब्रुप्ट जो चेंज होता है ऐसा कभी होता नहीं है चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र ग्रेजुअली यानी कि धीरे 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 कम हो सकता है। यहां पर ये एक विसंगति है जिसका हम एम्पियर के परिपथीय नियम में व्याख्या नहीं पाते हैं, तो इसको थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा। यहां पर तो चूंकि हम जानते हैं कि चालक है और आवेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा है। अब यहां पर आवेश जो है ये प्रवाहित हो रहा है, यहां विद्युत धारा है, यहां पर तो कोई आवेश नहीं है, यहां पर कोई आवेश का प्रवाह नहीं होता, तो इस कारण से हम कहते हैं कि यहां विद्युत धारा नहीं है। परंतु मैक्सवेल ने इसको अमेंड किया। मैक्सवेल ने यह कहा कि विद्युत धारा को हम दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। एक कहलाती है चालन धारा। अब चालन धारा क्या है? जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो उसमें प्रवाहित धारा को चालन धारा कहते हैं। जैसा कि यहां पर और यहां पर हम कहते हैं कि ये जो धारा है यह चालन धारा है, कंडक्शन करंट है। चालन धारा, कंडक्शन करंट आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है। परंतु यहां पर चूंकि कोई आवेश का प्रवाह नहीं होता, परंतु आप देखिए यहां पर एक घटना जरूर हो रही है कि यहां पर आवेश उत्पन्न हुआ है और यहां पर आवेश प्रेरित हुआ है। तो यहां प्लस क्यू आवेश है और यहां माइनस क्यू आवेश है। और संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो माना कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर ये होता है Q अपॉन, या स्मॉल q लिखा है तो स्मॉल q अपॉन एप्सिलॉन 0a। इतना विद्युत क्षेत्र होता है इन दोनों प्लेटों के मध्य में। ठीक, अब आप देखिए कि यदि EA कर दें हम इसको, तो EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश का गुणनफल। अगर अदिश गुणनफल की बात करें तो यह विद्युत फ्लक्स को निरूपित करता है, यानी कि यह फाई E से निरूपित किया जा सकता है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको भी आप जानते होंगे, गॉस का प्रमेय है ये। तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q जो है यहां पर आवेश है और एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। अब एक काम करें, यदि हम इसे अवकलित कर दें समय के सापेक्ष, तो क्या बनेगा? डी फाई ई बटे डी टी बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 डी क्यू बटे डी टी। और ये आवेश प्रवाह की दर के तुल्य हुआ, यानी कि आवेश प्रवाह नहीं बल्कि आवेश के परिवर्तन की दर के तुल्य हुआ। और यह आवेश के परिवर्तन की तुल्य जो दर है इसको हम आई डी से प्रकट करते हैं और उसका मान क्या होता है? एप्सिलॉन 0 डी फाई ई बटे डी टी। अर्थात यदि माध्यम में या समष्टि में विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तो उसके कारण से विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर जो है उससे भी हम एक प्रकार की विद्युत धारा के तुल्य राशि प्राप्त करते हैं और उस धारा को नाम दिया जाता है विस्थापन धारा। तो ये विस्थापन धारा ID से प्रकट की जाती है। और विस्थापन धारा जो है यह जहां पर चालन धारा अनुपस्थित है और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से विद्युत धारा के तुल्य एक राशि प्राप्त होती है जिसे हम विस्थापन धारा के नाम से जानते हैं। तो यह विस्थापन धारा हुई। अब हम इस विस्थापन धारा का उपयोग करके और इस नियम को पूर्ण कर सकते हैं। तो यहां पर चूंकि चालन धारा है तो हम चालन धारा से बात करते हैं। अब यहां पर चूंकि चालन धारा नहीं है परंतु हम धारा के अस्तित्व को नकार नहीं सकते, यहां पर धारा विस्थापन धारा के रूप में विद्यमान है, तो विस्थापन धारा के कारण से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की जा सकती है। अब चूंकि यहां विस्थापन धारा है तो चालन धारा नहीं है, यहां पर चालन धारा है तो यहां पर विस्थापन धारा नहीं है, अर्थात दोनों में से कोई एक ही धारा का अस्तित्व मान्य होता है। जहां पर चालन धारा पाई जाती है वहां पर विस्थापन धारा का अस्तित्व नहीं होता, और जहां पर विस्थापन धारा होती है वहां पर चालन धारा का अस्तित्व नहीं होता। तो इस प्रकार से अब हम एम्पियर के परिपथीय नियम को एक परिवर्तित रूप में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं जो पूरी तरह से व्याख्या करता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो ये हो जाएगा μ0 I प्लस एप्सिलॉन 0
डी फाई ई बटे डी टी। ये इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लें। म्यू जीरो आई प्लस आई डी टी। ये चालन धारा हो गई, ये विस्थापन धारा हो गई। तो चालन धारा और विस्थापन धारा के योग के म्यू जीरो गुना होता है बी डॉट डी एल का मान। अब आप आई डी की जगह पर ये पुटअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बी डॉट डी एल हमें प्राप्त होता है म्यू जीरो आई प्लस एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बटे डी टी। इस नियम से हम समष्टि में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को प्राप्त करते हैं। अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम तो बात करना चाहते थे चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में और हमने विस्थापन धारा को पहले क्यों पढ़ लिया। यहां थोड़ी सी हम बात की शुरुआत कर लेते हैं कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होने से। अर्थात परिवर्तित विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, साथ में परिवर्तित विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि विद्युत धारा से हम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, साथ में विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से भी चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर अपन बात करें फैराडे के नियम की, तो फैराडे के नियम कहते हैं कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अर्थात दोनों काफी क्लोजली रिलेट हो गए। हमने पिछली 2-3 इकाइयां जो पढ़ी थी, स्पेशली 3rd यूनिट जो पढ़ा था और 4th यूनिट जो पढ़ा था, उसके अंदर यह बात की थी कि विद्युत और चुंबक को हम पृथक नहीं मान सकते, ये दोनों आपस में कोरिलेट हैं। तो अब इनके जो कोरिलेशन की बात आ गई वो बिल्कुल एक्सट्रीम पर आ गई, मतलब अब पूर्णता पर आ गए ये दोनों की। ये दोनों हैं सगे भाई, दिखने में अलग हैं, रंग रूप अलग है इनके, परंतु वास्तव में ये एक दूसरे को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। अर्थात एक में परिवर्तन करेंगे तो दूसरे में परिवर्तन परिलक्षित होगा और दूसरे में परिवर्तन करेंगे तो पहले में भी परिवर्तन हमें दिखाई देगा। तो ये विस्थापन धारा के उपयोग वाली बात हो गई कि हम विस्थापन धारा को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में। सबसे पहले इसको हमने क्यों बात किया, तो विस्थापन धारा से ही हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक आधार प्राप्त होगा। उसी आधार के ऊपर मैक्सवेल ने काम किया। मैक्सवेल एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैक्सवेल ने काम किया, उन्होंने भौतिकी के 4 प्रमुख सिद्धांतों को मिलाया और गणितीय रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या कर दी। तो अगले वीडियो में हम मैक्सवेल की बात करेंगे कि मैक्सवेल की वो प्रसिद्ध 4 समीकरण क्या हैं और उनसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।